इन सेंटेंसेस को देखिए, मोर देन वन ऑफ द एक्ट्रेसेस हैव रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड, हैज या फिर हैव. एंड व्हाट अबाउट दिस, अ प्रपोर्शन ऑफ टीचर्स इज एट द मीटिंग या अ प्रपोर्शन ऑफ टीचर्स आर एट द मीटिंग. थिंक अबाउट इट. अगर आपको लगता है कि इस केस में हैज सही जवाब होगा बिकॉज मोर देन वन इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, और इस केस में इज सही जवाब है, तो आप बिल्कुल सही नहीं है. द राइट आंसर इन दिस केस इज हैव, एंड इन दिस केस इट इज आर. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक सिंपल कंसेप्ट है बट कंफ्यूजेज अ लॉट ऑफ टाइम्स. आज के इस एपिसोड में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसकी बारीकियों को समझेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स जंप इनटू द सेशन. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेज अ सिंपल थिंग. वो कहता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी, उस सब्जेक्ट का वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. दैट्स ऑल इट सेज. फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं. मिस्टर एक्स लिव्स इन जापान. मिस्टर एक्स लिव्स इन जापान. अब इस सेंटेंस में मिस्टर एक्स हमारा सब्जेक्ट है, जो कि ऑफ कोर्स एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और लिव्स है हमारा वर्ब, वो भी सिंगुलर ही है. आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो लिख लीजिए, ये छोटी सी बात बट बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली हम वर्ब में SES या कुछ केस में IES लगा के उसे सिंगुलर करते हैं. जैसे वॉक बेस वर्ब है, और अगर मैं इसे सिंगुलर बनाना चाहता हूं तो मुझे इसमें S लगाना होगा, वॉक्स. सिमिलरली गो को सिंगुलर बनाने के लिए मुझे इसमें ES लगाना होगा, गोज. ट्राई बन जाता है ट्राइज, Y हटा के IES लगाना है. बट नाउन में उल्टा होता है. नाउन में हम SES या फिर IES लगा के नाउन को प्लूरल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं चेयर तो वो बन जाता है चेयर्स, प्लूरल फॉर्म. बेबी का प्लूरल होगा बेबीज, Y हटा के IES. जो भी नाउन Y में एंड हो और उसके पीछे एक कॉन्सोनेंट हो तो आप Y हटा के IES लगा दीजिए. सेम रूल इधर वर्ब में भी फॉलो होता है. एनीवे, बैक टू दिस सेंटेंस. मिस्टर एक्स लिव्स इन जापान. अब यहां पर मिस्टर एक्स नाउन है सिंगुलर, और वर्ब लिव्स भी सिंगुलर वर्ब है क्योंकि उसके पीछे S लगा हुआ है. तो इसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर. लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव कर दूं, लेट्स से मिस्टर एक्स डज नॉट लिव इन जापान. मिस्टर एक्स डज नॉट लिव इन जापान. मैंने इस सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया. तो जैसे ही मैंने इस सेंटेंस को नेगेटिव किया तो आपको यहां एक हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी, डज, जो कि डू की सिंगुलर फॉर्म होती है, डज. और जो सब्जेक्ट है मिस्टर एक्स, उसके अकॉर्डिंग अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, ना कि मेन वर्ब, क्योंकि जो मेन वर्ब है वो अपने बेस फॉर्म में आ चुकी है, लिव. अब उसमें S लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो मिस्टर एक्स डज नॉट लिव इन जापान, ना कि मिस्टर एक्स डज नॉट लिव्स इन जापान. सेम केस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी होता है. डज मिस्टर एक्स लिव इन जापान. तो हमने देखा कि सब्जेक्ट
सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब या तो एक हेल्पिंग वर्ब या कह लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है या एक मेन वर्ब हो सकता है। जैसे कि लिव एक मेन वर्ब है लेकिन डज एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स पढ़ने से पहले हमें इन टर्म्स को समझना होगा, नाउन, प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। सबसे पहले नाउन से शुरू करते हैं। नाउन क्या होता है? संज्ञा। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये हम पढ़ते आए हैं। पर नाउन या तो काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है। यानी कि हम उसे अगर गिन सकते हैं तो दैट इज काउंटेबल, और अगर हम उसे नहीं गिन सकते तो वो अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, ये सब काउंटेबल है, लेकिन राइस, वाटर, सॉल्ट ये अनकाउंटेबल है। और अगर काउंटेबल होगा तो या तो वो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल। और हमने अभी देखा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम नाउन में एस, ई एस या कुछ केसेस में आई ई एस लगाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से अगर नाउन काउंटेबल और सिंगुलर है तो उसके साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए? उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। और अगर नाउन काउंटेबल और प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। भाई यही तो कहता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बट व्हाट अबाउट अनकाउंटेबल नाउन? इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर के प्लूरल? देखिए, अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल नहीं कर सकते। अगर वाटर है, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसे वाटर्स नहीं कर सकते, आप इसमें एस नहीं लगा सकते। सॉल्ट का सॉल्ट्स नहीं हो सकता, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं हो सकता। इसीलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। और इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। इस रूल का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। एनीवे, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए और काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो दोनों में फर्क क्या हुआ फिर, इसमें और इसमें? देखिए, अगर काउंटेबल सिंगुलर नाउन है जैसे चेयर, तो आप इसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। अ चेयर कहा जा सकता है या एन अम्ब्रेला कहा जा सकता है। बट अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन नहीं यूज होता। अ वाटर, अ सॉल्ट, अ ज्वेलरी नहीं कहा जा सकता, अ पेपर नहीं कहा जा सकता। पेपर भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। हालांकि आप अ पीस ऑफ पेपर कह सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं, बट अ वाटर, अ पेपर नहीं कहा जा सकता। नाउन को लेके स्पेशली हम बहुत सारी गलतियां करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और इनफैक्ट मैं खुद भी ये गलतियां करता था। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, यानी कि उनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। ऐसे दो बड़े इंटरेस्टिंग नाउन आपको बताता हूं। एक है पुलिस और दूसरा है पीपल। ये दोनों नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, और ना ही आप इनके पीछे एस या ई एस लगा सकते हैं। आप पुलिसेस, पीपल्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। तो जो वर्ब इनके साथ आएगी वो भी प्लूरल आएगी। And this actually happened with me once. I was with my friends and we were discussing on some incident happened in Delhi or Noida. And we were saying all sorts of things about the police investigation. Actually, we were criticizing the police. Then at some point during the conversation, I said, hey, we should not say things about the police. The police is still investigating the case.
Then one of my friends, he turned on me in a weird surprise and said, hey, you should not say the police is investigating the case. You must say the police are investigating the case. And he said that in a very condescending tone. I said, oh, I'm sorry. I'm sorry for the inconvenience. Then the conversation all of a sudden turned to a grammar conversation from a very serious police investigation, which I won't bore you with. But the moral of the story here is that, first of all, you should not correct others' grammar, especially in public. And the more important moral here is, police and people must be used in a plural form with a plural verb, especially in British English. Police are investigating the case. Similarly, people एक्चुअली पर्सन का प्लूरल होता है. पर्सन का प्लूरल होता है पीपल. अगर हम एक इंसान की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे वन पर्सन. अगर हम दो इंसान की बातें कर रहे हैं तो हम कहेंगे टू पीपल, दो लोग. पर एक स्पेशल केस में आप पीपल को पीपल्स कह सकते हैं. अब आप कहेंगे यार पहले तो कहते हो कि इसको प्लूरल कर लो और उसके बाद कहते हो पीपल्स भी कह सकते हैं. देखिए यहाँ पर जब हम इसे पीपल्स कहते हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि लेट्स से यंग पीपल डू नॉट यूज टाइपराइटर. यंग पीपल डू नॉट यूज टाइपराइटर. यहां पर यंग पीपल का मतलब सारे जवान लोग टाइपराइटर यूज नहीं करते. सारे, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया. बट अगर मैं एक एथनिसिटी, एक कल्चर, एक रेस के हिसाब से या नेशन के हिसाब से लोगों को स्पेसिफाई करके बोलता हूं, उस केस में पीपल्स कहा जा सकता है. जैसे इंडिजिनस पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो मैं खास लोगों की बात कर रहा हूं और उनको उनके रेस के हिसाब से या उनके नेशन के हिसाब से मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, तो उस केस में पीपल्स होता है. कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनके लास्ट में एस या ईएस लगा होता है ऑलरेडी और वो हमेशा प्लूरल रहते हैं, उनका भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता. जैसे सराउंडिंग्स, जैसे सेविंग्स. आप इनकी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पर मैंने एक पीडीएफ रखी है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए और सारे ऐसे टाइप के नाउन आपको मिल जाएंगे. पर मैं यहाँ पर दो खास नाउन्स आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग है. उनमें से एक है आउटस्कर्ट्स. अक्सर मैंने लोगों को इसे गलत यूज़ करते हुए सुना है. आउटस्कर्ट्स, इसमें दो तरह से लोग गलती करते हैं. एक तो एस के बिना इसे यूज़ करते हैं आउटस्कर्ट, और दूसरी गलती इसे सिंगुलर समझने की. पहले तो आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है. देखिए लेट्स से ये एक सिटी का मैप है, तो इसका जो आउटर पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसका आउटर, जो सेंटर से सबसे ज़्यादा दूर है, उसे बोला जाता है आउटस्कर्ट्स. जैसे कि हम कहते हैं कि यार वो आउटस्कर्ट्स में रहता है, मतलब सिटी के बाहरी इलाके में रहता है. तो एक सेंटेंस बनाते हैं, द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी इज डिजर्टेड. लेट्स से डिजर्टेड मतलब वहां पर लोग नहीं है. सो द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी इज डिजर्टेड होगा कि आर डिजर्टेड होगा. दोस्तों ये होगा आर डिजर्टेड, बिकॉज आउटस्कर्ट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है और प्लूरल वर्ब इसके साथ आएगी. द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी आर डिजर्टेड. एक और ऐसा वर्ड है प्रीमिसेस. प्रीमिसेस, इसमें भी मैंने देखा है लोगों को गलती करते हुए. प्रीमिसेस, एक तो इसको प्रीमाइस नहीं कहना है, इसे प्रीमिसेस कहिए, ठीक है, और प्रीमिस नहीं कहना है. प्रीमिस एक दूसरा वर्ड होता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है. यहाँ पे प्रीमिसेस का क्या मतलब है. देखिए
ये एक लैंड का पोर्शन है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, और यहाँ पे लेट्स से एक पार्क है, और इधर एक स्विमिंग पूल है, और ये जो पूरी लैंड है ये बिलोंग करती है मिस्टर वाई को। तो मैं कहूँगा कि ये जो प्रीमिसेस है ये बिलोंग करता है मिस्टर वाई को, तो इसको बोला जाता है प्रीमिसेस, दिस प्रॉपर्टी। तो इसको भी आपको हमेशा प्लूरल में यूज करना है, द प्रीमिसेस बिलोंग टू मिस्टर वाई, ना कि द प्रीमिसेस बिलोंग्स टू मिस्टर वाई। अब कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिन्हें हम सिंगुलर समझने की भूल करते हैं, पर वो होते प्लूरल हैं। ऐसे 4 इंटरेस्टिंग नाउन्स आपको बताऊंगा जिसमें आप, मुझे पूरा यकीन है उनमें से एटलीस्ट एक नाउन आप गलत यूज कर रहे होंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाउन होता है डेटा। डेटा, सबको पता है डेटा का मीनिंग इंफॉर्मेशन से है। तो डेटा को हम जनरली सिंगुलर यूज करते हैं। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि द डेटा इज रिक्वायर्ड, डेटा इज रिक्वायर्ड। लेकिन डेटा एक प्लूरल नाउन होता है, इसका सिंगुलर होता है डेटम। डेटम, हालांकि ये यूज बहुत कम होता है, तो इसीलिए हम डेटा को सिंगुलर नाउन की तरह यूज करते हैं, द डेटा इज रिक्वायर्ड। बट द करेक्ट आंसर शुड बी हेयर, द करेक्ट वर्ब मस्ट बी द डेटा आर रिक्वायर्ड। हालांकि इसको इतनी बार गलत यूज कर दिया गया है कि ये एक तरह से एक्सेप्टेबल हो गया है लोगों के बीच, एटलीस्ट बोलचाल की भाषा में। बट जहाँ पे हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो यू मस्ट प्रेफर द प्लूरल फॉर्म, द डेटा आर रिक्वायर्ड। उसी तरीके से एक और नाउन होता है जिसमें हम यही गलती करते हैं, वो है मीडिया। मीडिया, न्यूज़ मीडिया की ही बात कर रहा हूँ मैं। मीडिया ये भी एक प्लूरल नाउन होता है, और आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, यार मीडिया बड़ी बायस्ड हो गई है आजकल। द मीडिया is biased. The media is biased नहीं, the media are biased, क्योंकि मीडिया प्लूरल नाउन है और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है मीडियम। बट ये दोनों जो नाउन है ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप इनके साथ सिंगुलर लगा देंगे तो बोलचाल की भाषा में उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अब जो दो मैं नाउन आपको बताने वाला हूँ, इनके साथ आप चाहे बोलचाल हो चाहे लिखने की बात हो, दोनों में आप गलती नहीं कर सकते। और वो वर्ड है क्राइटेरिया। वो वर्ड है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को भी लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू अप्लाई, लेट्स से। अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? दैट इज़ इनकरेक्ट। व्हाट आर द क्राइटेरिया टू अप्लाई। ठीक है, इज़ यूज़ नहीं करना है। वैसे ही है फिनोमिना। फिनोमिना भी एक प्लूरल नाउन होता है, इसका सिंगुलर होता है फिनोमिनन। क्राइटेरिया का होता है क्राइटीरियन। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ग्रेविटी इज अ नेचुरल फिनोमिना, ग्रेविटी इज अ नेचुरल फिनोमिना, दिस इज इनकरेक्ट। ग्रेविटी इज अ नेचुरल फिनोमिनन, सिंगुलर। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन से वर्ड्स आप आज तक गलत यूज़ करते हुए आए थे। ये तो बात करी हमने नाउन्स के बारे में, काउंटेबल स्पेशली। अब बात करते हैं थोड़ा सा अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जैसे कि मैंने आपको कहा था वाटर, सॉल्ट, पेपर, इन्हें आप गिन नहीं सकते। पर कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम इन्हें गिन सकते हैं, ये काउंटेबल होने चाहिए। जैसे कि इक्विपमेंट,
इक्विपमेंट। इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे आप एन इक्विपमेंट नहीं कह सकते या इक्विपमेंट्स नहीं कह सकते। वैसे ही एविडेंस, एविडेंसेस नहीं कहा जाता। एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे आप गिन नहीं सकते, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। वैसे ही ज्वेलरी, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड करिए और वहाँ से आप इस तरह के वर्ड्स पढ़ सकते हैं। मेरा फोकस यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में है, इसलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ नाउन प्रोनाउन के बारे में। एक वर्ड होता है न्यूज़, इसके पीछे एस लगा होता है तो हमें लगता है कि ये प्लूरल नाउन है, लेकिन न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करिए। नाउन के, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ सब्जेक्ट्स, उनमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे स्टैटिस्टिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स। इन सब्जेक्ट्स को आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे जब इनका मतलब एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक सब्जेक्ट से हो। लेकिन जब इनका मतलब कुछ और होता है तब इन्हें प्लूरल यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स जब एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाएगा, जैसे पॉलिटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैं इज़ कहूँगा, पॉलिटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं कहता हूँ लेट्स से हिज पॉलिटिक्स इज़ बिकमिंग लेफ्ट दीज डेज, मतलब उसकी जो पॉलिटिक्स है वो लेफ्ट होती जा रही है। यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिकल बिलीफ से, तो उसकी जो पॉलिटिकल बिलीफ है वो लेफ्ट की तरफ लीन होती जा रही है। तो यहाँ पे इज़ नहीं कहूँगा, मुझे कहना होगा हिज पॉलिटिक्स आर बिकमिंग लेफ्ट दीज डेज। सिमिलरली इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में भी आपको ध्यान देना है, तो आंख बंद करके वहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं लगाना है, देखना है वहाँ पे मीनिंग क्या है। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन सिर्फ हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन पे ध्यान देंगे, हमारा फोकस कहाँ होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन पे, बिकॉज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। लेट्स से ये दो लोग हैं और ये आपस में बातें कर रहे हैं। लेट्स से कि ये बोल रहा है और ये जो है वो सुन रहा है। इसके कान बना देता हूँ। तो ये बोल रहा है और ये सुन रहा है। अगर ये इंसान अपने बारे में बात करता है, ये इंसान अगर अपने बारे में बात करता है तो ये कहलाएगा फर्स्ट पर्सन। क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ये खुद के बारे में बात कर रहा है। तो ये कौन से प्रोनाउन यूज कर सकता है? देखिए, अगर ये सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है तो ये आई यूज कर सकता है, और लेट्स से इसके साथ इसके 2-3 पंटर और हैं यहाँ पे और ये सबके बारे में बात कर रहा है तो ये यूज कर सकता है वी। तो आई हो गया सिंगुलर और वी हो गया प्लूरल फर्स्ट पर्सन का। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये इसके बारे में बात कर रहा है, ये इंसान इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये इंसान कहलाएगा सेकेंड पर्सन। क्या कहलाएगा? सेकेंड पर्सन। और ये कौन से प्रोनाउन यूज कर सकता है उस केस में? यू, सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए भी यू ही। पुरानी जो इंग्लिश हुआ करती थी वहां पे सिंगुलर यू के लिए दाव यूज होता था, दाव। अभी भी अगर आप शेक्सपियर का कोई प्ले उठा लेंगे तो वहां आपको ये वर्ड मिलेगा, दाव। बट अब ये ऑब्सलीट हो चुका है, इसका कोई यूज नहीं होता। अब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम यू यूज करते हैं सेकेंड पर्सन में। ठीक है। देखिए, एक केस ये भी हो सकता है कि ये इंसान ना ही अपने बारे में बात कर रहा है, ना ही इसके बारे में बात कर रहा है, बल्कि किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहा है जो यहाँ पे खड़ा है और यहाँ मस्ती कर रहा है ऐसे। तो ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो उस केस में ये कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकता है? उस केस में ये यूज कर सकता है ही, शी और इट सिंगुलर के लिए,
और प्लूरल के लिए दे, प्लूरल के लिए दे। तो ये सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। पर ये मैंने आपको बताया क्यों? ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला थर्ड पर्सन में सिंगुलर, ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, और जो बाकी बच गए वो सभी अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। क्या कहा मैंने? जो मैंने कहा उसे एज अ रूल यहां पे लिख लेते हैं कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, और जो बाकी बच गए रेस्ट ऑल, वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे एक मैं सेंटेंस कहता हूं, शी वर्क्स एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, तो वो लगातार काम करती है, तो शी वर्क्स एट अ स्ट्रेच। लेकिन अगर मैं आई लगा दूं तो आई वर्क एट अ स्ट्रेच, ना कि आई वर्क्स। वी वर्क एट अ स्ट्रेच, यू वर्क एट अ स्ट्रेच, दे वर्क एट अ स्ट्रेच। इन सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन क्यों ना हो या सिंगुलर सेकंड पर्सन क्यों ना हो, सभी के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो ये रूल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस रूल का कोई एक्सेप्शन भी है? बिकॉज इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो क्या इस रूल का कोई एक्सेप्शन है? जी हाँ, इस रूल का एक छोटा सा एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है आई के साथ। देखिए, आई प्रेजेंट टेंस में इसके साथ एम यूज होता है, और एम एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। यहां पे मैं प्रेजेंट लिख देता हूं, लेकिन रूल तो कहता है भाई कि आई के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टेंस में इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होती है एक, वो एम यूज होती है जो कि सिंगुलर है। और पास्ट टेंस में इसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वॉज, और वो भी सिंगुलर होती है। ये दोनों क्या है? सिंगुलर है। तो सिर्फ आई का ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है इस रूल में। तो अब अगर हम देखें कि सब्जेक्ट और वर्ब के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने नाउन देख लिया, हमने प्रोनाउन देख लिया, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इधर आओ। ऑक्सिलरी वर्ब, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब उसका एक पार्ट है। हेल्पिंग वर्ब इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स भी जो होते हैं वो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब जो मेन वर्ब की हेल्प करे। इनका काम जनरली या तो सेंटेंस का मूड ये बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, संभावना, उसका मूड, या उसका टेंस हमें बताते हैं कि कौन से काल में बात की गई है। अभी हमने एक सेंटेंस देखा, शी वॉज वर्किंग एट अ स्ट्रेच, तो ये वॉज हमें बता रहा है कि बात की जा रही है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है। अब बात करें मॉडल्स की। देखिए, मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट और शुड, शैल, विल, ये सब मॉडल्स हैं। मस्ट। इसके बारे में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी मॉडल्स सेंटेंस में आ जाते हैं तो वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस नहीं लगता। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, मिस्टर एक्स लिव्स इन जापान। अगर मैं यहां एक मॉडल डाल दूं, मैं बोलूं मिस्टर एक्स
मे लिव इन जापान। अब ये मॉडल क्या बता रहा है? यहाँ पे संभावना बता रहा है कि हो सकता है मिस्टर एक्स जापान में रहते हो। लेकिन मॉडल के आते ही आप देखेंगे कि वर्ब अपने बेस फॉर्म में आ गया, लिव। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मिस्टर एक्स में लिव्स इन जापान, वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी मॉडल्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो वर्ब के साथ एस नहीं लगता। आई होप यू गेट द पॉइंट। इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस सारे। अ बुके ऑफ बेबीज ब्रेथ एंड येलो रोजेस lent fragrance to the room. A bouquet of baby's breath. Baby's breath एक फ्लावर होता है वाइट कलर का। एक बुके है, लेट से ये बुके मान लीजिए आप, मैं बना देता हूँ। ये है बुके, ये गमला बन गया। तो मान लीजिए इसको बुके है ये। अ बुके ऑफ बेबीज ब्रेथ। अब इस बुके में बेबीज ब्रेथ हैं और येलो रोजेस हैं। और उसने क्या किया? इट लैंड फ्रेग्रेंस टू द रूम, यानी कि इसने रूम को महका दिया इस बुके ने। तो अगर इस सेंटेंस में मैं अपना सब्जेक्ट देखूं तो सब्जेक्ट है अ बुके, एक बुके की बात हो रही है। और जो वर्ब है वो है लैंड, जो कि प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लैंड नहीं आएगा जबकि लैंड्स आएगा। अ बुके ऑफ बेबीज ब्रेथ एंड येलो रोजेस लैंड्स फ्रेग्रेंस टू द रूम। पर जब हमने इस सेंटेंस को पहली बार पढ़ा था तो हमें लगा था ये बिल्कुल सही है। तो ये कन्फ्यूज़न क्यों होता है? ये कन्फ्यूज़न इसलिए होता है कि जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बीच में ये इतना बड़ा पार्ट है, ऑफ बेबीज ब्रेथ एंड येलो रोजेस, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को देखना है। देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस में इसे छुपा दूं और सिर्फ इतना बोलूं येलो रोजेस लैंड फ्रेग्रेंस टू द रूम, तो ये बिल्कुल सही है। येलो रोजेस क्योंकि एक प्लूरल नाउन है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल आनी चाहिए। तो येलो रोजेस लैंड फ्रेग्रेंस टू द रूम इज फाइन, बट येलो रोजेस हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है अ बुके ऑफ बेबीज ब्रेथ एंड येलो रोजेस। ये जितना पार्ट है ऑफ बेबीज ब्रेथ एंड येलो रोजेस, ये पूरा पार्ट पैरेंथेटिकल पार्ट है, मतलब इसका कोई ग्रामर को लेके कोई यूज नहीं है यहाँ पर। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नॉलेज है, नॉलेज, और नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब आर यूज़ की गई है, ये आर नहीं होनी चाहिए, ये इज़ होनी चाहिए। सो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज़ रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। 2 लैंग्वेजेस हमारा सब्जेक्ट नहीं है, नॉलेज हमारा सब्जेक्ट है। आप 50% सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कंप्लीट कर लेंगे अगर आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, ही एंड हिज पार्टनर्स हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है ही एज वेल एज हिज पार्टनर्स हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों सेंटेंस का मतलब लगभग सेम है। वो कहना चाहता है कि उसने और उसके पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में एक सेंटेंस सही है और एक गलत है। ये वाला जो सेंटेंस है वो सही है, लेकिन ये वाला सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ही एंड हिज पार्टनर्स, यहां पर 2 नाउन है, एक तो है ही और दूसरा है हिज पार्टनर्स। तो ये दोनों ही हमारे सब्जेक्ट हैं।
क्योंकि ये दोनों ही हमारे सब्जेक्ट हैं तो ये प्लूरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं, क्योंकि इन्हें एंड से जोड़ा गया है। ही एंड हिज पार्टनर्स, ये दो लोग हो गए, बल्कि दो से ज़्यादा हो गए। तो वर्ब जो यूज़ होगी इस केस में वो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, जो कि यहाँ पे की गई है, तो ये बिल्कुल सही है, ही एंड हिज पार्टनर्स। पर इस केस में ही एज वेल एज हिज पार्टनर्स हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जबकि हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो फ्रेज है एज वेल एज, ये फ्रेज होता है पैरेंथेटिकल फ्रेज, पैरेंथेटिकल फ्रेज, क्या लिख रहा हूं मैं? पैरेंथेटिकल फ्रेज। जब भी पैरेंथेटिकल फ्रेज किसी भी सेंटेंस में आएगा तो वो उसकी ग्रामर को चेंज नहीं करता। इस सेंटेंस में ही एज वेल एज हिज पार्टनर्स में अगर आप एज वेल एज हिज पार्टनर्स हटा दें, इसे आप सेंटेंस से हटा दीजिए और अब सेंटेंस को पढ़िए। ही हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ही हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट होगा? आप कहेंगे भाई ही हैज़ सिंगुलर है तो ही के साथ हैज़ आएगा, ही हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो पार्ट था एज वेल एज हिज पार्टनर्स, ये पैरेंथेटिकल पार्ट था, इसको आप सेंटेंस से हटा सकते हैं और अब जो सब्जेक्ट बच जाता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ऐसे क्या और भी पैरेंथेटिकल फ्रेजेस होते हैं? जी हाँ, बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, जैसे विद, टुगेदर विद, along with, जैसे ही along with his partners has approved the contract। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लो और उसके बाद उसका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लगाओ। ये हमेशा रूल फॉलो नहीं करता, खास तौर पे इस केस में। ठीक है, तो ये सारे पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, विद, टुगेदर विद, along with, besides, including, in addition to, accompanied by, ये सारे पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन हैं। ये जब भी सेंटेंस में आएंगे तो आप या तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखिए या आप उस पूरे पार्ट को हटा दीजिए उसके नाउन के साथ, तो उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट देखिए। देखिए, जैसे आपने पैरेंथेटिकल फ्रेजेस देखे जो सेंटेंस में उसकी ग्रामर को चेंज नहीं करते, उसके ऑलमोस्ट अपोजिट होते हैं ये तीन एक्सप्रेशन, ईदर और, या सिंपली और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे, यानी कि जब भी ये दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को जोड़ेंगे, तो आपको वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट लिखनी है। क्या मैंने कहा? देखिए, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ईदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। यहां पे परमीत और ज्योति को और से जोड़ा गया है, बल्कि ईदर और से जोड़ा गया है। तो जो हमारी वर्ब होगी, इस केस में हैव हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसके सबसे पास कौन है? ज्योति है कि परमीत है? ज्योति है। तो क्या ज्योति सिंगुलर है या प्लूरल है? ज्योति सिंगुलर है, तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर यहाँ पे आएगा, हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा। सो ईदर परमीत और ज्योति हैज़ डन द क्राइम। अगर यहाँ पे ज्योति नहीं होता, यहाँ पे दे होता लेट्स से, तो ईदर परमीत और दे हैव डन द क्राइम। उस केस में हैव सही होता, क्योंकि हैव के पास है दे और दे प्लूरल प्रोनाउन होता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, नॉट ओनली प्रोटीन्स बट ऑल्सो विटामिन्स, नॉट ओनली प्रोटीन्स बट ऑल्सो विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। यहां पे प्रोटीन्स और विटामिन्स
प्रोटीन्स और विटामिन्स को नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जोड़ा गया है। और जो हमारी वर्ब है आर, उसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन सा है? विटामिन है। तो विटामिन सिंगुलर है कि प्लूरल है? विटामिन्स है, ये प्लूरल है, तो आर बिल्कुल सही है। तो ये सही सेंटेंस है। नॉट ओनली प्रोटीन्स बट ऑल्सो विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। लेकिन लेट्स से यहाँ पे विटामिन्स नहीं होता, यहाँ पे विटामिन सी होता। लेट्स से विटामिन सी, नॉट ओनली प्रोटीन्स बट ऑल्सो विटामिन सी इज एसेंशियल, उस केस में इज आता। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो अगर हम इस सबको समराइज करें और देखें कि 3 चीज़ें हमने पढ़ी, सो लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन। 3 चीज़ें हमने पढ़ी, पैरेंथेटिकल फ्रेजेस as well as with, along with, in addition to, together with, besides, accompanied by, including। तो ये जब भी सेंटेंस में आते हैं, यानी कि ये जब भी 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं, तो वर्ब अग्री करती है फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। दूसरा केस हमने देखा था एंड। जब 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। और तीसरा केस हमने देखा था ईदर और या सिंपली और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस केस में वर्ब अग्री करती है नियरेस्ट सब्जेक्ट से। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पैरेंथेटिकल फ्रेजेस हैं, क्या ये सिर्फ इतने ही हैं या फिर और भी पैरेंथेटिकल फ्रेजेस हैं? देखिए, जो आपको कंफ्यूज करेंगे वो सिर्फ इतने ही हैं। एक केस में लाइक या अनलाइक को भी पैरेंथेटिकल फ्रेज की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, अनलाइक यू आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर। अनलाइक यू आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि मैं आपकी तरह एक अच्छा ड्राइवर नहीं हूं। कुछ लोग यहां पे लाइक यू यूज करते हैं, कहते हैं कि लाइक यू आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर। वो सेंटेंस गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर में दोस्तों। ये होना चाहिए अनलाइक यू आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर, क्योंकि इसका मतलब इस तरीके से समझिए कि ये 2 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज कहता है कि अनलाइक यू, यानी कि मैं आपकी तरह नहीं हूं। अनलाइक यू मतलब मैं आपकी तरह नहीं हूं, आई एम नॉट लाइक यू। और दूसरे क्लॉज में वो कहता है कि आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर, मैं एक अच्छा ड्राइवर नहीं हूं। मैं आपकी तरह नहीं हूं, मैं एक अच्छा ड्राइवर नहीं हूं, यानी कि आप अच्छे ड्राइवर हैं, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के आपके सामने लिख दूं ऐसे, आई अनलाइक यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर। आई अनलाइक यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर। अब यहां पे मैंने क्या किया, आई और यू के बीच में अनलाइक को डाल दिया, आई अनलाइक यू। इस केस में जब मैं इसे ऐसे यूज करता हूं तो अनलाइक यू बन जाता है पैरेंथेटिकल। इसे आप सेंटेंस से हटा दीजिए और अब इस सेंटेंस को पढ़िए। आई आर नॉट अ गुड ड्राइवर होगा कि आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर होगा? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली ये होगा आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर। तो ये सही सेंटेंस बनेगा आई अनलाइक यू एम नॉट अ गुड ड्राइवर। हालांकि कोई भी नेटिव स्पीकर इस तरीके से नहीं बोलेगा आई अनलाइक यू एम नॉट अ गुड ड्राइवर। जो भी नेटिव स्पीकर होगा वो इस तरीके से बोलेगा अनलाइक यू आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर। लेकिन एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी सेंटेंस दे सकता है। सो यू बेटर टेक केयर ऑफ दैट। दूसरी हमने बात की थी एंड की। हमने कहा था भाई जब 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन को हम जोड़ते हैं एंड से तो वर्ब प्लूरल यूज होती है, वो प्लूरल बन जाता है सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, माई सेक्रेटरी एंड वाइफ हैज अराइव्ड। मेरी सेक्रेटरी और वाइफ आ चुके हैं, यही ये कहना चाहता है इस सेंटेंस में। तो आप कहेंगे भाई यहाँ तो सेक्रेटरी है और वाइफ है, 2 लोग हैं और उसे एंड से जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हैज़ क्यों आया? यहाँ तो हैव आना चाहिए। लेकिन ये हैज़ यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक्चुअली उसकी सेक्रेटरी और वाइफ एक ही इंसान है, वही उसकी सेक्रेटरी भी है और वही उसकी वाइफ भी है। ऐसा मुझे इसलिए पता चला बिकॉज सेक्रेटरी के पहले माय लगा हुआ है,
एक डिटर्मिनर लगा हुआ है, लेकिन वाइफ के पीछे कोई डिटर्मिनर नहीं है। अगर मैं ऐसे कहता कि माई सेक्रेटरी एंड माई वाइफ हैव अराइव्ड, उस केस में ये हैव होता। जब डिटर्मिनर नहीं होगा तो ये सेक्रेटरी और वाइफ इस माई के अकॉर्डिंग है, जो ये डिटर्मिनर है वही इन दोनों को डिफाइन करता है, यानी कि एक ही इंसान है। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, द जनरल मैनेजर एंड द कंट्रोलर आर अटेंडिंग अ 3-day मीटिंग। अब यहां पर दो लोग हैं, एक तो है जनरल मैनेजर और दूसरा है कंट्रोलर, बिकॉज जनरल मैनेजर के पहले भी एक आर्टिकल है और कंट्रोलर के पहले भी एक आर्टिकल है द। तो द जो है वो डिटर्मिनर है। अगर मैं द हटा दूं इस सेंटेंस से और बोलूं द जनरल मैनेजर एंड कंट्रोलर, तो यहां पर फिर आर नहीं आएगा, यहां पर फिर इज आएगा। तो जनरल मैनेजर एंड कंट्रोलर इज अटेंडिंग अ 3-day मीटिंग, क्योंकि वो फिर एक ही इंसान बन जाता है। एक और केस है जहां पर एंड आने के बावजूद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और वो केस है जब हम दो नाउन को एंड से तो जोड़ते हैं लेकिन मीनिंग सिर्फ एक का होता है, यानी कि हम उसको सिंगल यूनिट की तरह यूज करते हैं। जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे करी चावल बहुत पसंद है, तो करी चावल एक डिश है जिसको मैंने एक तरह से लिया, जबकि करी एक अलग चीज़ है और चावल एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं कहता हूँ करी चावल, तो वो एक डिश बन जाती है, एक यूनिट बन जाती है। ऐसे ही इंग्लिश में भी जो डिशेस होती हैं उन्हें बीच में एंड से तो जोड़ा जाता है लेकिन उसका मतलब एक ही होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ब्रेड एंड बटर, जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज़ माय डेली ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर मेरा डेली ब्रेकफास्ट है, इज़ माय डेली ब्रेकफास्ट, ना कि आर माय डेली ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो एक डिश है जिसको मैं एक साथ लेता हूँ। वैसे ही राइस एंड करी या कोई और डिश। कुछ और फ्रेजेस होते हैं जो इसी तरीके से यूज़ होते हैं, जैसे बैग एंड बैगेज, जैसे सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है क्रक्स, जैसे द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट वॉज दैट, ना कि वर दैट। ठीक है। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, राइस एंड करी बता दिया। स्लो एंड स्टडी, हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स एंड कैरेज एक पूरी गाड़ी की बात कर रहा है, जहाँ पे घोड़ा भी है और कैरेज भी है, तो वो एक गाड़ी की तरह कंसिडर किया जाता है। जैसे हॉर्स एंड कैरेज इज़ वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, ना कि हॉर्स एंड कैरेज आर वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। ठीक है। वैसे ही राइज एंड फॉल, तो आपको मीनिंग समझना है, आपको देखना है कि वो एक सिंगल यूनिट की तरह यूज़ किया गया है। अगर ऐसा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। एनी ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। इन सभी एक्सप्रेशंस के साथ या तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आती है, या फिर कुछ केसेस में अनकाउंटेबल नाउन आती है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। इसका आपको ध्यान देना है। एक सेंटेंस से समझते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। नीदर ऑफ द टीम्स प्लेज वेल। नीदर ऑफ द टीम्स प्लेज वेल। अब देखिए, नीदर ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है, टीम्स, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर है, प्लेज। मैं ये नहीं कहूँगा नीदर ऑफ द टीम्स प्ले वेल। अब इस सेंटेंस को देखिए, ईदर ऑफ द राइटर्स हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड। ईदर ऑफ फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन बट अ सिंगुलर वर्ब, हैज़ बीन, ना कि हैव बीन। ठीक है। ईदर ऑफ भी दो आइटम्स या दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मुझे दो से अधिक की बात करनी है, जैसे यहाँ पर नीदर ऑफ द टीम्स, यहाँ पे जो टीम्स होंगी वो सिर्फ दो होंगी, लेकिन अगर मुझे दो से ज़्यादा की बात करनी है तो मैं नन का यूज़ करूँगा। जैसे नन ऑफ द टीम्स प्लेज वेल, लेकिन नन ऑफ के बाद भी सिंगुलर वर्ब ही आती है, सो नन ऑफ द टीम्स प्लेज वेल। उसी तरह से ईदर ऑफ भी दो, मैंने कहा था दो आइटम्स या दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा की बात करनी है तो आप ईच का यूज़ करेंगे। Each of the 4 writers has been involved. Again, each of followed by a plural noun, but a singular verb. अब इस सेंटेंस को देखिए। One of the reasons I took the job was that I could not work from home. So one of is followed by a plural noun, reasons, and a singular verb, was. So one of the reasons I took the job was that I could not work from home. But
आजकल स्थिति यह है कि यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम। नन ऑफ द इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन होता है तो आप इसे इक्विपमेंट्स नहीं कर सकते, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं दे ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, तो उनके बाद तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, वही हो रहा है। नन ऑफ द इक्विपमेंट अपीयर्स टू बी। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इन सभी एक्सप्रेशंस में से एनी ऑफ और नन ऑफ, सिर्फ इन दोनों के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ सकती है, बाकी किसी के साथ भी अनकाउंटेबल नाउन नहीं आ सकती। उसका रीज़न ये है कि जब हम ईदर ऑफ कहते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब है जैसे आप गिन नहीं सकते, तो उसमें आप दो चीज़ों की बात कैसे कर सकते हैं। उसी तरह से नीदर में भी हम दो चीज़ों की बात करते हैं। ईच में हम हर एक की बात करते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन आप गिन नहीं सकते। सिमिलरली वन ऑफ में भी हम एक की बात करते हैं। तो सिर्फ एनी ऑफ और नन ऑफ के बाद ही अनकाउंटेबल नाउन आ सकती है, और अगर आएगी तो भी आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वन ऑफ में मैंने एक स्टार मार्क लगाया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वन ऑफ के बाद कभी कभी हु या दैट का यूज़ किया जाता है। अगर ऐसा हो तो फिर वर्ब प्लूरल आती है। ही इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु स्टडी एट द 11th आवर, यानी कि ये उन बच्चों में से है जो आखिरी समय में पढ़ते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन, हु स्टडी ना कि स्टडीज। सो दैट और हु आने की वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। 11th आवर का मतलब होता है आखिरी समय में। रूल नंबर 3, इन सभी एक्सप्रेशंस को देखिए। अ मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ और अ प्रपोर्शन ऑफ। देखिए ऑल के बाद मैंने ऑफ को ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि ऑल अकेला भी आ सकता है और ऑफ के साथ भी आ सकता है। उसी तरीके से सम अकेला भी आ सकता है और ऑफ के साथ भी आ सकता है। इन सभी एक्सप्रेशंस के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आती है तो हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन आती है तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, जो कि हमारा बेसिक रूल है। जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन बस आपको ध्यान देना है कि अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगी तो प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं। इन यूएसए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्ट टाइम जॉब्स। यूएसए में अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्ट टाइम जॉब्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पार्ट टाइम जॉब होती है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है सेवरल। तो अ नंबर ऑफ फॉलोड बाय स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल नाउन, और जो वर्ब आई है वो है हैव, प्लूरल वर्ब। अब इस सेंटेंस को देखिए। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू स्मेल। हम में से कुछ लोग स्मेल के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो सम ऑफ इज फॉलोड बाय अस। अस एक प्लूरल प्रोनाउन है और जो वर्ब यहाँ पे यूज हुई है वो आर, प्लूरल वर्ब। सो सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू स्मेल। यहाँ पे आप इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, जैसे अ मेजॉरिटी ऑफ अस आर सेंसिटिव टू स्मेल, द मेजॉरिटी ऑफ अस आर सेंसिटिव टू स्मेल, प्लेंटी ऑफ अस आर सेंसिटिव टू स्मेल। अब इस सेंटेंस को देखिए। ऑल द फर्नीचर वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर। ऑल के बाद फर्नीचर आया है। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसे आप गिन नहीं सकते, फर्नीचर्स नहीं कह सकते। और अनकाउंटेबल नाउन आया है इसलिए जो वर्ब यूज होगी वो अब सिंगुलर यूज होगी। सो ऑल द फर्नीचर वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर। अब देखिए यहाँ पे मैंने अ नंबर ऑफ में स्टार मार्क किया है और अ प्रपोर्शन ऑफ में भी स्टार मार्क किया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अ नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, लेकिन द नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। उसी तरीके से अ प्रपोर्शन ऑफ इज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, बट द प्रपोर्शन ऑफ इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। द नंबर ऑफ कार्स ऑन रोड हैज बीन इंक्रीज्ड। So the number of is followed by plural noun, that is cars, has been increased, ना कि have been increased। तो यहाँ पे हमने singular यूज़ किया, लेकिन a number of के बाद हमने plural यूज़ किया। देखिए a number of और the number of में एक छोटा सा डिफरेंस है मीनिंग में, अगर आप समझ सकते हैं तो। a number of का मतलब है several, कई,
ठीक है। लेकिन द नंबर ऑफ हम यूज़ करते हैं एक कंपैरिजन इस्टेब्लिश करने के लिए, जहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी दूसरे नंबर से उसको। जैसे सेंटेंस को दोबारा देखिए, द नंबर ऑफ कार्स ऑन रोड हैज़ बीन इंक्रीज्ड, यानी कि जो रोड्स पे कार है उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया है पहले की अपेक्षा, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं पुराने नंबर से। इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। तो ये पुराने नंबर से एक फैमिलियर नंबर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, द नंबर ऑफ। वही चीज़ होती है द प्रपोर्शन ऑफ के साथ भी। इसमें आप द प्रपोर्शन ऑफ भी लगा सकते हैं, द प्रपोर्शन ऑफ कार्स ऑन रोड हैज़ बीन इंक्रीज्ड। रूल नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, ईच और एवरी। ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आ सकती है या कोऑर्डिनेटेड नाउन आ सकती है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। ये कोऑर्डिनेटेड नाउन क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले एक एग्जांपल देखिए, ईच रूम इज ऑक्यूपाइड। ईच इज फॉलोड बाय रूम। रूम क्या है? सिंगुलर नाउन। आप ईच रूम्स नहीं कह सकते, तो ईच रूम इज ऑक्यूपाइड, सिंगुलर वर्ब। कोऑर्डिनेटेड नाउन का मतलब है जब दो नाउन को, सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है। जैसे ईच गर्ल एंड बॉय इज इनवाइटेड, तो इस केस में ईच गर्ल और बॉय को हमने एंड से जोड़ा है क्योंकि यहां पर ईच है, यानी हर एक लड़की और लड़का इनवाइटेड है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ईच गर्ल एंड ईच बॉय इज इनवाइटेड। दोनों का मतलब सेम है। रूल नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, इन सभी प्रोनाउंस को देखिए, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नोवन, नोबडी, नोथिंग, नथिंग। इन सभी प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एवरीवन थिंक्स दैट ही शुड रिजाइन। हर किसी को लगता है कि उसको रिजाइन कर देना चाहिए। एवरीवन थिंक्स। एवरीबडी मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच। एवरीबडी मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच। क्या ये सेंटेंस सही है? एवरीबडी मस्ट ब्रिंग, देखिए यहां पे मस्ट आ गया। अगर ये मस्ट नहीं होता तो यहां पे ब्रिंग्स आता। मैंने कहा था कि जब भी मोडल आ जाए तो जो वर्ब होती है उससे एस या ईएस हट जाता है। तो एवरीबडी मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच। तो क्या ये देयर सही है यहां पर? दोस्तों, एवरीबडी एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो जो वर्ब और जो प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ की जाएगा, उसके लिए जो भी प्रोनाउन यूज़ हम करेंगे वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो एवरीबडी मस्ट ब्रिंग हिज ओन लंच या हर ओन लंच या हिज और हर ओन लंच। अब इस सेंटेंस को देखिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, यू आर परफेक्टली हेल्दी। There's nothing wrong with you. There's, ये जो there's होता है ये कॉन्ट्रैक्शन होता है there is का और there has का। तो इसको ध्यान रखिए, there is और there has, इसके लिए हम there's यूज करते हैं। So there's nothing, nothing इन सभी प्रोनाउन में आता है, तो इसलिए there is का यूज हुआ, there are नहीं हुआ। there are nothing wrong with you नहीं कहेंगे हम, there is nothing wrong with you। रूल नंबर 6 और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, मोर देन वन। मोर देन वन, इस एक्सप्रेशन में बहुत गलतियां होती हैं। इसका मतलब अगर निकालें तो निकलता है एक से अधिक। मोर देन वन का क्या मतलब है? एक से ज़्यादा। के बाद जो वर्ब आनी चाहिए वो हमारे हिसाब से प्लूरल आनी चाहिए, वो क्योंकि मोर देन वन का मतलब है एक से अधिक, पर ऐसा होता नहीं है हर केस में। देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए। मोर देन वन हैज़ सफर्ड, मोर देन वन हैव सफर्ड। अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को स्टैंड अलोन देखूं, यानी कि इनके आगे पीछे कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ इतना दिया हुआ है, मोर देन वन हैज सफर्ड या मोर देन वन हैव सफर्ड, तो एक सही चॉइस होगी मोर देन वन हैज सफर्ड, क्योंकि जो एम्फेसिस है वो वन पे है। मोर देन वन, एक से अधिक। एक, मेरा एम्फेसिस एक पर है, इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। बट अगर इन दोनों सेंटेंस के पीछे, इनसे पहले एक प्री कंसीव नोशन आपको दे दूं मैं इस तरीके का, देखिए, देयर वर 40 पीपल इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट, मोर देन वन हैज सफर्ड।
अब मैंने कहा कि एक एक्सीडेंट में 40 लोग इन्वॉल्व थे और एक से अधिक सफ़र हुए हैं। तो अब इस केस में सही चॉइस क्या होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर एक प्री कंसीव नोशन है मल्टीप्लिसिटी का, यानी हमें पता चलता है कि 40 लोग इन्वॉल्व हैं एक्सीडेंट में पहले वाले क्लॉज से, तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस है। हम मोर देन वन हैज सफर्ड भी कह सकते हैं और मोर देन वन हैव सफर्ड भी कह सकते हैं। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा मोर देन वन के बाद सब्जेक्ट। इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि मोर देन वन के बाद आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। मोर देन वन हैज सफर्ड, मोर देन वन हैव सफर्ड। तो लेट्स से इनके बाद एक सब्जेक्ट है। अब इन दोनों सेंटेंस को देखिए, मोर देन वन बुक इज मिसिंग या मोर देन वन बुक आर मिसिंग। यहां पे मैंने मोर देन वन के बाद एक सब्जेक्ट बुक लगा दिया है। देखिए, मोर देन वन में मैंने कहा था जो एम्फेसिस होता है वो वन पे होता है। एक से अधिक बुक मिसिंग है, तो मेरा जो एम्फेसिस है वो वन पे है, इसलिए जो दोनों में सही चॉइस होगी वो इज मिसिंग सही चॉइस होगी। सो मोर देन वन बुक इज मिसिंग। तो एज अ रूल हम इसको लिख सकते हैं कि मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन अगर आती है, जैसे कि बुक एक सिंगुलर नाउन है और जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी। सो मोर देन वन बुक इज मिसिंग। अब सवाल ये उठता है कि मोर देन वन के बाद क्या प्लूरल नाउन आ सकती है? जी हाँ, इसके बाद प्लूरल नाउन भी आ सकती है, पर आपको ऑफ का यूज करना होगा। मोर देन वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग या मोर देन वन ऑफ द बुक्स आर मिसिंग। अब क्या बेटर चॉइस है दोनों में से? देखिए, अब हमारा सही जवाब है मोर देन वन ऑफ द बुक्स आर मिसिंग। अब मुझे यहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करना है। रूल लिख लेते हैं, मोर देन वन के बाद अगर ऑफ और एक प्लूरल नाउन आता है तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। अब इस सेंटेंस को देखिए, मोर बुक्स देन वन इज मिसिंग या मोर बुक्स देन वन आर मिसिंग। देखिए, अब मैंने इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया। मोर देन वन की जगह मैंने लिख दिया है मोर बुक्स देन वन। तो मेरा जो एम्फेसिस है वो मोर बुक्स में चला गया है, मोर बुक्स। और मोर बुक्स के हिसाब से जो बेटर चॉइस होगी वो होगी आर। तो इसका सही जवाब है मोर बुक्स देन वन आर मिसिंग। बट देखिए, बट का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में सोचे तो उसका मतलब है लेकिन बट के कई और मीनिंग होते हैं, सिर्फ लेकिन उसका मीनिंग नहीं होता। उसमें से एक मीनिंग होता है एक्सेप्ट, यानी के अलावा। तो जब हम बट को के अलावा की तरह यूज करते हैं तो थोड़ा सा हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ध्यान देना होता है। बट को एक्सेप्ट की तरह इन सभी प्रोनाउंस के साथ यूज किया जा सकता है। एवरीथिंग, नथिंग, एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, ऑल या नन। तो यहां पर कोई रूल नहीं है, आपको सेंटेंस को पढ़ना है, उसकी मीनिंग को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। देखिए, एक सेंटेंस, नो वन बट दे नो द आंसर या नो वन बट दे नोज द आंसर। इसका मीनिंग समझते हैं। वो कहना चाह रहा है कि नो वन बट दे, किसी को नहीं, नो वन एक्सेप्ट दे, किसी को नहीं एक्सेप्ट दे नो द आंसर। यानी आंसर किसको पता है? दे को। मेरा एम्फेसिस कौन है? दे। तो दे के हिसाब से नो आएगा कि नोज आएगा? दे के हिसाब से नो आएगा। सो नो वन बट दे नो द आंसर। अब इस सेंटेंस को देखिए, एवरीवन बट दे हैज चेक्ड इन के हैव चेक्ड इन। अब देखिए, इसका मीनिंग समझता हूं। एवरीवन, हर एक ने, एक्सेप्ट दे के अलावा हर एक ने चेक इन कर लिया था या चेक इन कर चुके थे। हर एक चेक इन कर चुका था दे के अलावा। तो चेक इन कौन कर चुका था? हर एक। तो मेरा यहां पे एम्फेसिस कौन है? एवरीवन। सो एवरीवन हैज चेक्ड इन होगा कि एवरीवन हैव चेक्ड इन होगा? एवरीवन सिंगुलर प्रोनाउन होता है तो उसके साथ हैज आएगा। तो एवरीवन हैज चेक्ड इन, एवरीवन बट दे हैज चेक्ड इन। अब इस सेंटेंस को देखिए, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर या नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। ये कहावत होती है, इसका मतलब होता है कि जो बहादुर है, जो ब्रेव है, वही सक्सेसफुल होता है। सो नन बट द ब्रेव, कोई नहीं एक्सेप्ट ब्रेव। तो मेरा एम्फेसिस कौन है? ब्रेव।
द ब्रेव। अगर आपको ध्यान होगा, वैसे मैंने ऐसा बताया नहीं कभी, लेकिन आपने पढ़ा तो होगा कहीं जो द प्लस एडजेक्टिव होता है, जैसे द रिच, द ब्रेव, द पुअर, वो प्लूरल ट्रीट किया जाता है। द प्लस एडजेक्टिव इज प्लूरल। सो द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ना कि डिजर्व्स द फेयर। कमिंग बैक, that's a lot of information. How about let's take a small coffee break? Since coffee is a great antioxidant and I have put some honey in it for sweetening. Though honey and coffee do not go well together. Honey changes its taste a little bit. But you can drink. By the way, I don't know how many of you have noticed my brand new Apple pen stand, which cost me around $2,000. I know a lot of you might be thinking how stupid of me buying what looks like a silly pen stand for 2,000 rupees. But let me tell you guys, it's Apple. It's not a normal pen stand. You can do all kinds of things with it. You can burn it, it never melts. You can use it as a flower pot. You can put hot coffee and honey, and the best part is the taste never changes. And I don't know what I'm saying. This actually came with a watch. It's a watch cover. I don't know where that watch is, but I still have this. I need to remove this. Coming back. ये दो वो सेंटेंसेस है जिससे मैंने इस एपिसोड की शुरुआत की थी। अब इन्हें हम देखते हैं। मोर देन वन ऑफ द एक्ट्रेसेस हैज़ या हैव रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड। मोर देन ऑफ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, तो आंसर क्या आएगा? हैव। हमने अभी पढ़ा। अ प्रपोर्शन ऑफ टीचर्स, अ प्रपोर्शन ऑफ, a number of followed by a plural verb, तो a proportion of teachers are at the meeting। अब कितना आसान लगता है ना। चलिए, अरे आप कहाँ जा रहे हो? आप इधर बैठो। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप, जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं। अब वो ग्रुप ऑफ आइटम्स हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकता है, ये सभी कलेक्टिव नाउन है। एग्जाम्पल फैमिली, फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल जूरी, जूरी इज अ कलेक्टिव नाउन। कमिटी, कमिटी इज अ कलेक्टिव नाउन। इन सभी नाउन के साथ क्या सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी? इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कमिटी को लेते हैं, अगर मैं कमिटी को एक यूनिट की तरह यूज कर रहा हूं, एक सिंगल यूनिट की तरह, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन अगर मैं कमिटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो प्लूरल वर्ब आएगा। यहां पर आपको देखना है कि सेंटेंस का एज अ होल मीनिंग क्या है। देखिए, यहां पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इन्हें देखते हैं। आई नीड अ रेड पेन। या द टीम practices टुगेदर टू परफॉर्म बेटर। अब यहां पर वो कहना चाह रहा है कि जो टीम है वो एक साथ टुगेदर प्रैक्टिस कर रही है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर टीम एज अ यूनिट परफॉर्म कर रही है, एक यूनिट की तरह ट्रीट की जा रही है। तो मुझे यहाँ पे टीम को एक यूनिट लेना होगा, यानी सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होगी। द टीम प्रैक्टिसेस टुगेदर टू परफॉर्म बेटर। अब इस सेंटेंस को देखिए, द टीम प्लेज विद ईच अदर टू परफॉर्म बेटर। अब यहाँ पे टीम एक दूसरे के साथ खेल रही है, एक ही टीम है, और अगर वो एक दूसरे के साथ खेल रही है, इसका मतलब उसके जो खिलाड़ी हैं, उसके जो प्लेयर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं टीम के अंदर के इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सही आंसर होगा प्ले, द टीम प्ले। कभी कभी हमें प्रोनाउंस से भी हेल्प मिल जाती है। देखिए इस सेंटेंस को, द कमिटी यूजुअली रेजेज देयर हैंड टू वोट यस। जो कमेटी है वो आमतौर पर अपना हाथ खड़ा करती है वोट यस करने के लिए। अब यहाँ पे कमेटी हाथ खड़ा नहीं कर रही है, कमेटी के इंडिविजुअल के लोग जो है वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। और ये जो देयर यहाँ पे यूज़ किया गया है, यह हमें डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि कमेटी के इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है, उसके अंदर के बंदों की बात की जा रही है। तो ये होगा कमेटी रेज, कमेटी यूजुअली रेज देयर हैंड टू परफॉर्म, टू वोट यस, नॉट परफॉर्म बेटर। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स uses दिस रूम फॉर इट्स मीटिंग। अब देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी एक कलेक्टिव नाउन होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इस रूम को यूज़ करता है अपनी मीटिंग के लिए, फॉर इट्स मीटिंग, ना कि फॉर देयर मीटिंग। तो इट्स मीटिंग हमें इंडिकेट कर रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक यूनिट की तरह यूज़ किया गया है, तो मुझे यूज़ करना होगा यूजेस। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स uses this room for its meeting. The club was founded in 2019. या club were founded. Obviously club को एक यूनिट की तरह ट्रीट किया गया, एक सिंगल यूनिट, तो club was founded. अभी तक हमने देखा कि सब्जेक्ट या तो एक नाउन था या एक प्रोनाउन था। क्या सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के अलावा भी कुछ हो सकता है? जवाब है हाँ, सब्जेक्ट एक क्लॉज भी हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस फॉर्म करता हूं, टू कीप दीज यंग पीपल, to keep these young people in prison is inhuman. इन यंग पीपल को, इन जवान लोगों को जेल में रखना अमानवीय है, इनह्यूमन है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन या प्रोनाउन नहीं बल्कि एक क्लॉज है, टू कीप दीज यंग पीपल इन प्रिजन। ये एक पूरा एक क्लॉज है। तो जब भी क्लॉज एक सब्जेक्ट बन जाता है तो हम सिंगुलर वर्ब प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे इज यूज होगा सिंगुलर वर्ब। टू कीप दीज यंग पीपल इन प्रिजन इज इनह्यूमन। वैसे ही whoever took them remains a mystery. Whoever took them remains a mystery, यानी कि जिसने भी उसे लिया, whoever took them, एक क्लॉज है, remains ना कि remain. So whoever took them remains a mystery. इसी तरीके से what क्लॉज होते हैं, what क्लॉज, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। what क्लॉजेज में एक सेंटेंस लेते हैं, what worries us is /are the poor selection process. what worries us, क्या वरी करता है हमें? पुअर सिलेक्शन प्रोसेस। तो इस सेंटेंस की शुरुआत हुई है what क्लॉज से। तो जब भी what से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हमें उसका मेन जो नाउन है उसे देखना है। मेन नाउन है यहाँ पे प्रोसेस, द पुअर सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज द मेन नाउन। पुअर सिलेक्शन प्रोसेस, क्या वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? वो सिंगुलर है, तो मुझे सिंगुलर वर्ब प्रेफर करनी होगी। सो व्हाट वरीज अस इज द पुअर सिलेक्शन प्रोसेस, ना कि आर द पुअर सिलेक्शन प्रोसेस। सिंगुलर के लिए तो ठीक है, लेकिन जब प्लूरल नाउन हो जाता है, जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं इससे थोड़ा मिलता जुलता, व्हाट वरीज अस इज /are the poor resources. What worries us, the poor resources. यहाँ पे resources एक प्लूरल नाउन है, तो आम बोलचाल की भाषा में हम इस भी यूज़ कर लेते हैं। What worries us is the poor resources.
बट सही ग्रामेटिकली सही होगा व्हाट वरीज अस आर द पुअर रिसोर्सेस, ना कि इज। इसी के साथ हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, स्पॉट द एरर एक्सरसाइज, और जो कुछ छोटी मोटी डिटेल्स बची हुई है वो हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो फटाफट से एक एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स जंप इनटू द स्क्रीन। सेंटेंस को देखिए, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2 bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। एवरी और ईच is always followed by a singular noun and a singular verb. यही तो रूल था। तो every employee of the company was given a 2 bedroom flat as दिवाली बोनस। और कोऑर्डिनेटेड नाउन पे भी ध्यान देना है हमें, तब भी सिंगुलर वर्ब ही आता है। साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड द सदर्न हेमिस्फेयर एज अ होल। One of is followed by plural noun and singular verb. तो यहाँ पे साइक्लोन नहीं cyclones होगा। साइक्लोन इडाई is regarded as one of the worst tropical cyclones on record, ठीक है। लेकिन वन ऑफ के बाद that और who आए तो प्लूरल वर्ब, ये भी ध्यान देना है। चलिए, द विलेज विद ऑल इट्स हाउसेज वर फ्लडेड बाय द रिवर। द विलेज विद ऑल इट्स हाउसेज क्या है? ये विद ऑल इट्स हाउसेज, ये पैरेंथेटिकल फ्रेज है, पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन है, इसे हटा दो सेंटेंस से। विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, ये सब पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, इन्हें आप हटा के सोचिए। द विलेज वर फ्लडेड बाय द रिवर होगा कि वॉज फ्लडेड बाय द रिवर होगा? आप कहेंगे भाई वॉज होगा, द विलेज वॉज फ्लडेड बाय द रिवर। सो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। Whoever made all the mess in the kitchen have to clear it up. जिसने भी ये मैस किया है किचन में, उसे साफ करना होगा। क्लॉज, whoever made all the mess, यहाँ पे सब्जेक्ट डिफाइन नहीं है, ये क्लॉज है। क्लॉज इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। सो whoever made all the mess in the kitchen has to clear it up. I thanked him for his advices. एडवाइस क्या होता है? एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल नहीं कर सकते, ना ही उनके पीछे आर्टिकल ए और एन यूज़ कर सकते हैं। और एग्जाम्पल, पेपर, हेयर। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा मेरे हेयर्स बड़े ड्राई हो गए। हेयर्स ड्राई नहीं होते, हेयर ड्राई होते हैं, तो मेरे हेयर बड़े ड्राई हो गए, ऐसा कह सकते हैं आप। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, एविडेंस, इनके पीछे एस नहीं लगता, तो यहाँ होगा आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइस। द जनरल मैनेजर एंड सुपरवाइजर आर मीटिंग नेक्स्ट वीक। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, द जनरल मैनेजर एंड सुपरवाइजर आर मीटिंग नेक्स्ट वीक। तो हमें लगता है कि भाई जनरल मैनेजर और सुपरवाइजर एक ही इंसान है, क्योंकि जनरल मैनेजर के पीछे एक डिटर्मिनर लगा है द, लेकिन सुपरवाइजर के पीछे नहीं लगा। लेकिन अगर एज अ होल इस सेंटेंस का मीनिंग आप समझे तो वो कहना चाह रहा है कि जनरल मैनेजर और सुपरवाइजर अगले वीक मिलेंगे, उनका प्लान है अगले वीक मिलने का। तो अगर ये एक ही इंसान है तो ये खुद से तो मिलेगा नहीं अगले वीक, तो इसका मतलब ये एक इंसान नहीं है। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं, यहाँ आर की जगह इज़ लगा देते हैं। द जनरल मैनेजर एंड सुपरवाइजर इज़ मीटिंग द नेक्स्ट वीक, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ही इंसान है, पर सेंस ये दे रहा है कि ये दो अलग अलग लोग हैं। तो बेटर चॉइस होगा कि मैं सुपरवाइजर को काट के द सुपरवाइजर कर दूँ। सो द जनरल मैनेजर एंड द सुपरवाइजर आर मीटिंग नेक्स्ट वीक। इसको देखते हैं। इट मेक्स अस रियलाइज हाउ अनसूटेबल आर एजुकेशन सिस्टम आर because it cannot help us deal with life's most basic issues. पढ़ते ही पता चल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम के लिए आर कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आर एजुकेशन सिस्टम इज़ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिजेंबलेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस इज डिस्कवर्ड डिस्पाइट द फैक्ट that the homes of the two races are so far apart. A number of points, a number of
इज फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे पहले वर्ब ढूंढो कहाँ है, अ नंबर ऑफ के बाद वर्ब इज, तो यहाँ पे इज नहीं आएगी बिकॉज अ नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड अ प्लूरल वर्ब, बट द नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसका भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। नेक्स्ट, इट्स द फर्स्ट टाइम दैट ईदर ऑफ अस हैव बीन टू जापान बट एवरीवन वी हैव मेट हेयर हैव बीन वेरी वेलकमिंग एंड हेल्पफुल। देखिए इसमें दो गलती है। पहली बात, ईदर ऑफ के बाद ठीक है अस आएगा, सही है, प्लूरल प्रोनाउन, बट वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है, तो ईदर ऑफ अस हैज़ होगा। और एवरी वन एक सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, हैज़। नेक्स्ट, SSC 2018, an online shopping evoke the analogy of buying products or services at a regular retail or shopping center. This process is called business to consumer B2C e-commerce। इतना लंबा सा सेंटेंस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे सीधे से एन ऑनलाइन शॉपिंग, एन भी लगाया हुआ है उसने, एन ऑनलाइन शॉपिंग, तो वर्ब प्लूरल क्यों यूज़ कर ली भाई? एन ऑनलाइन शॉपिंग evokes, ठीक है। नेक्स्ट, रोहन एंड आई एम द बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। रोहन एंड आई, एंड से जोड़ा है रोहन और आई को, दो लोग हैं, तो दो लोग के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। एम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। इससे आई देख के कंफ्यूज नहीं होना कि आई के जस्ट बाद एम लगा है, सही है। तो रोहन एंड आई आर द बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। Next, not only her husband but even her father also find her selfish। Not only but also, not only but also में क्या देखना है? जो भी verb है, verb क्या है यहाँ पे? find। find के nearest subject कौन है? father। father singular है कि plural है? singular है, तो verb क्या होगी? singular होगी, finds होगा। either or, neither nor, not only but also, verb comes according to the nearest subject। So not only her husband but even her father also finds her selfish। I don't think any of the food tastes particularly good. In fact, the restaurant is rather disappointing। मुझे नहीं लगता कि कोई खाना जो है वो particularly अच्छा टेस्ट कर रहा है, और बल्कि जो रेस्टोरेंट है वो भी डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा सेंटेंस है। Any of के बाद फूड क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सो आई डोंट थिंक एनी ऑफ द फूड टेस्ट्स, ठीक है। एनी ऑफ और नन ऑफ, इन दोनों के लिए मैंने कहा था कि इनके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन तो आ भी सकती है, साथ में अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकती है, लेकिन आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। फ़ोन बज गया, जाना पड़ेगा, लेकिन आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। टेस्ट, आई डोंट थिंक एनी ऑफ द फूड टेस्ट्स पर्टिकुलरली गुड। SSC Delhi Police 2017, the scientists found that leopards tend to hoist prey that are between 1/2 and 1.5 times its own weight। साइंटिस्ट ने फाउंड किया है, क्या फाउंड किया है? जो लेपर्ड्स होते हैं वो अपने प्रे मतलब शिकार को होइस्ट कर सकते हैं। होइस्ट का मतलब उठा सकते हैं, जो उनके खुद के वेट से 1/2 और 1.5 टाइम्स हो। ये साइंटिस्ट ने फाउंड किया है। तो साइंटिस्ट फाउंड, ठीक है, दैट लेपर्ड्स टेंड टू होइस्ट प्रे दैट आर बिटवीन 1/2 and 1.5 टाइम्स इट्स ओन वेट। ये इट्स किसके लिए यूज़ किया गया है? ये लेपर्ड्स के लिए यूज़ किया गया है, लेपर्ड्स। तो लेपर्ड्स तो प्लूरल है भैया, तो उसके लिए इट्स कैसे आप यूज़ कर सकते हो? इट्स तो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स एक पॉजिटिव प्रोनाउन है जो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आएगा देयर। साइंटिस्ट फाउंड दैट लेपर्ड्स टेंड टू होइस्ट प्रे दैट आर बिटवीन 1/2 and 1.5 टाइम्स देयर ओन वेट। वैसे मेरे हिसाब से इसमें एक और गलती है, वो ये है कि प्रे मतलब होता है शिकार, और प्रे जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है,
और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो होइस्ट प्रे दैट आर बिटवीन नहीं कहना चाहिए, दैट इज़ बिटवीन कहना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें ये गलती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये इज़ होना चाहिए कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही फर्मली बिलीव्स दैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर नेसेसरी। ही फर्मली बिलीव्स, भाई ही बिलीव्स, ठीक है, ही के लिए सिंगुलर वर्ब, दैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर नेसेसरी कैसे हो सकता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अ रेडिकल चेंज है, अ रेडिकल चेंज, और अ रेडिकल चेंज के लिए जो वर्ब आएगी वो इज़ आएगी, ठीक है। तो ही फर्मली बिलीव्स दैट अ रेडिकल चेंज इज़ नेसेसरी। Gurgaon is full of tall buildings, which is at once its strength as well as weakness depending upon how one looks at it. वो कहता है कि गुड़गांव जो है वो टॉल बिल्डिंग से भरा हुआ है, जो एक तरफ उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, डिपेंड करता है कि कोई उसे कैसे ले। गुड़गांव इज़ फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच इज़, यहाँ पे इज़ जो यूज़ किया गया है वो टॉल बिल्डिंग्स के लिए नहीं यूज़ किया गया है। अगर आप ये समझते हैं कि टॉल बिल्डिंग्स के लिए इज़ आया है और इसे आर कर दो फटाफट, तो आप गलत हैं, क्योंकि गुड़गांव इज़ फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स इस पूरे फैक्ट के लिए, इस पूरी बात के लिए इज़ यूज़ किया गया है, इस क्लॉज के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक क्लॉज है कि गुड़गांव जो है वो टॉल बिल्डिंग से भरा हुआ है। इस क्लॉज, ये बात जो है उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। तो ये इज़ बिल्कुल सही है। डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक्स एट इट, हाउ वन लुक्स एट इट, ये इट भी इसी बात के लिए यूज़ किया गया है। गुड़गांव इज़ फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, तो ये इट भी बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। मैनी अ मैन, मैंने शायद आपको ये नहीं बताया होगा, बट मैनी अ मैन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। मैनी अ is always followed by a singular noun and a singular verb. इसके साथ singular noun भी आती है, many a man and a singular verb. तो यहाँ पे have नहीं आएगा, has आएगा। many a man has been working under me। वैसे ही many a time होता है, many a times नहीं होगा, ठीक है, इस बात का भी ध्यान देना है आपको, और वो भी singular verb लेगा। all but she knows how to perform the act। देखिए बट यहाँ पे एक्सेप्ट की तरह यूज़ किया गया है। ऑल, सभी को, एक्सेप्ट शी, उसके अलावा सभी को। तो मेन जो मेरा सब्जेक्ट है वो ऑल है। यहाँ पे ऑल के अकॉर्डिंग नोज नहीं आएगा, नो आएगा, ठीक है। सो ऑल बट शी नो हाउ टू परफॉर्म द एक्ट। रिसेंट स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ रैपिड इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स इन एशिया। जो रिसेंट डेटा है, स्टैट्स है, उससे पता चलता है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है एशिया में वो तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए एविडेंसेस नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, अनकाउंटेबल नाउन। रीसेंट स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे एक डेटा की तरह यूज़ किया गया। मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स जब एक एकेडमिक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स का मतलब एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है, एक डेटा है, पॉलिटिक्स का मतलब एक पॉलिटिकल बिलीफ है, इकोनॉमिक्स का मतलब एक फाइनेंशियल सिस्टम है, तो वो प्लूरल वर्ब लेंगे। तो रीसेंट स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स नहीं होगा, प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट वन, 3 hours seem a long time to complete the homework। देखिए जितने भी मेजरमेंट, अमाउंट और क्वांटिटी वाले फ्रेजेस होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे 100 meters, 10 hours, 6 months या 3 hours, तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। 3 hours seems a long time to complete the homework। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे 6 months के बाद में अगर एक नाउन इंट्रोड्यूस करता हूँ, जैसे 6 months कोर्स, ऐसा नहीं होता, वहाँ पे मुझे मंथ्स नहीं मंथ कहना होगा। 6 month कोर्स, 10 hour डिस्टेंस, 100 meter रेस, ना कि 100 meters रेस, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है।
So now we have come to the end of the first episode, that is subject verb agreement. And if you really like our work, then please do like, share and subscribe. And of course, comment. Thanks for watching. Bye bye.